नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन वर्मा। दोस्तों, आज हम लोग बाल विकास चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। इसके पहले बाल विकास के बारे में हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं। जो वीडियो आप लोग नहीं देख पाए होंगे तो प्ले लिस्ट में जा कर के बाल विकास वाले वीडियो को देख लें। चलिए आज का शुरू करते हैं। आप लोग बाल विकास को देख चुके हैं, उसके आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, वाइगॉट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। वाइगॉट्स्की बताते हैं कि बच्चा का सीखने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। नैतिक कारक महत्वपूर्ण है, शारीरिक कारक महत्वपूर्ण है, सामाजिक कारक महत्वपूर्ण है या आनुवंशिक कारक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वाइगॉट्स्की ने बताया था कि बच्चों के सर्वांगीण विकास में सामाजिक अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है? सामाजिक अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चे समाज से अंतःक्रिया करके सर्वांगीण विकास करते हैं। यानी बच्चे समाज से अंतःक्रिया करने के बाद बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा होगा, सामाजिक कारक। दूसरा प्रश्न देखिए, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो मानव का विकास है, मानव विकास को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है और कौन कौन सा है? दोस्तों, मानव विकास को शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक और संज्ञानात्मक, इन क्षेत्रों में विकास किया गया है, यानी इन क्षेत्रों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों में मानव विकास को इन क्षेत्रों में बांटा गया है। कौन कौन सा? शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो यह जो विकास है, यह किस में टच कर रहा है? आप देखिए, मनोवैज्ञानिक विकास यहाँ पर है, संज्ञानात्मक विकास यहाँ पर है, संवेगात्मक विकास यहाँ पर है और शारीरिक विकास भी है। यानी ये आपका राइट आंसर हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? कौन सा विकास का सिद्धांत है? सबसे पहले विकास के सिद्धांत को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों, विकास का सिद्धांत में 8 सिद्धांत बताया गया है। कितने सिद्धांत बताए गए हैं? 8 सिद्धांत। सबसे पहला है विकास का दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत। दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। चौथा है विकास की गति एवं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। पांचवा है परस्पर संबंध का सिद्धांत। छठा है समान प्रतिमान का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। सातवां है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। उसके बाद 8वां है वंशानुगत या वंशानुक्रम एवं वातावरण के मध्य अंतःक्रिया का सिद्धांत। ये 8 सिद्धांत जब आप समझ जाएंगे तो यहाँ पर हल करना बहुत आसान होगा। दोस्तों, यहाँ जो छोटा है इसी में हम बता देते हैं, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह गलत है। दोस्तों, रेखीय यानी एक सीधा रेखा में आता है, ये गलत है। कभी यह अधिक होता है तो कभी कम होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, निरंतर चलने वाली। यहाँ पर हमने देखा दूसरा में, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यहाँ नहीं लगा दिया, इसलिए यह भी गलत हो गया। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। यहाँ पर हमने कहीं पर बताया कि विकास की सिद्धांत 5वां में कि यह अंतः संबंधित है, अंतः संबंधित है, लेकिन यहाँ पर नहीं लगा दिया, इसलिए यह भी गलत हो गया। अब कहता है सभी की विकास दर समान नहीं होता।
दोस्तों सभी का विकास दर एक समान नहीं होता है। सभी बच्चों में विभिन्नता होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। सभी का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास अलग अलग होता है। लोग अलग अलग पर्यावरण से संबंधित बच्चे होते हैं। लोगों का वंशानुक्रम अलग अलग होता है। आनुवंशिकता बच्चों का अलग अलग होता है। इसलिए सभी की विकास दर समान नहीं होता है। ये सही है, सभी की विकास दर समान नहीं होता है। दोस्तों चौथा प्रश्न है, विकास शुरू होता है, कब से शुरू होता है? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। दोस्तों विकास की प्रक्रिया प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है, एक मनोवैज्ञानिक रॉस थे जिन्होंने विकास की प्रक्रिया को आपका शैशवावस्था जिसकी उम्र 1 वर्ष से 5 वर्ष के बीच होता है, यहाँ पर इन्होंने 4 अवस्था बताया। शैशवावस्था, दूसरा बताया था बाल्यावस्था जिसकी उम्र 5 से 12 वर्ष होता है, तीसरा बताया था किशोरावस्था जिसकी उम्र 12 से 18 वर्ष होता है, और उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था जो 18 वर्ष से ऊपर होता है। ये मनोवैज्ञानिक रॉस के अनुसार है। किसके अनुसार है? रॉस के अनुसार। यदि रॉस के अनुसार पूछा जाए कि विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो आपको शैशवावस्था आंसर देना होगा। यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि रॉस के अनुसार पूछा गया है तो रॉस के अनुसार पूछा गया शैशवावस्था होगा, या केवल कुछ नहीं दिया, विकास शुरू होता है केवल लिखा रहेगा तो प्रसव पूर्व अवस्था होगा सर। चलिए 5वां प्रश्न कहता है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का जो चरण है, इसके अनुसार जो इन्होंने बताया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा है। 4 चरणों में बांटा है। यहाँ पर चारों का नाम दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों हमको वस्तु स्थायित्व के बारे में पूछ रहा है, यानी जो बच्चों में संज्ञानात्मक विकास होता है वस्तुओं को पहचानने संबंधित कौन सा है, तो आपका ये पूर्व संक्रियात्मक चरण है। इस अवस्था में इसकी उम्र 2 से 7 वर्ष होता है। यहाँ पर बच्चों में वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करने लगते हैं इस चरण में। इसलिए इसका राइट आंसर चौथा होगा। देखिए प्रश्न 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? चढ़ना, फुदकना, दौड़ना, लिखना। दोस्तों यहाँ पर देखिए सूक्ष्म गति कौशल, यानी जिसमें कम से कम गति हो, कम से कम गति हो, एकदम हल्का सा गति हो। चढ़ना, पेड़ पर आप चढ़ रहे हैं या सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो क्या होगा? ये अधिक गति हो जाता है। फुदकना, यहाँ से फुदके यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से, इसमें भी गति अधिक हो जा रहा है। दौड़ना, आप यहाँ थे दौड़ करके यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पर भी गति अधिक हुआ। लेकिन लिखना दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब इसमें बताइए मेरा केवल हाथ में ही गति हो रहा है, केवल हाथ में गति हो रहा है या नहीं, तो ये आपका सूक्ष्म गति हुआ, सूक्ष्म गति कौशल हुआ। इसलिए इसका राइट आंसर चौथा होगा दोस्तों। 7वां प्रश्न देखिए, शारीरिक विकास वातावरण, संज्ञानात्मक विकास परिपक्वता, सामाजिक विकास वातावरण, संवेगात्मक विकास परिपक्वता, किसका मिलान उचित है, कौन सही से है? दोस्तों बच्चों का सामाजिक विकास उसके वातावरण से
यानी समाज से अंतः क्रिया करने के बाद, समाज से अंतः क्रिया करने के बाद बच्चों का सामाजिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। इसलिए इसका राइट आंसर ये होगा। दोस्तों, अब मैं ऑनलाइन क्लास लेने शुरू कर दिया हूँ। ऑनलाइन क्लास, अब मैं ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट किया। जो मेरा न्यू बैच 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, यह जो 20 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है, यह 2 माह में ही आपकी पूरी का पूरी तैयारी करवा देगा। CTET की पूरी का पूरी तैयारी 2 माह में होगा। कौन कौन विषय का? मैथ का, CDP का, EVS का और हिंदी का, जिसमें आपको प्रत्येक दिन 2 लाइव क्लास मिलेगा 1-1 घंटा का। 2 लाइव क्लास मिलेगा 1-1 घंटा का, 1 घंटा का एक, फिर दूसरा 1 घंटा का मिलेगा। 1-1 घंटा का 2 लाइव क्लास होगा। यह जो बैच होगा यह पूरा शुरू से होगा, इनिशियल, यानी सभी मैथ का, CDP का, EVS का, हिंदी का शुरुआती से आपका होगा। इस बैच का खासियत है दोस्तों, यहाँ पर केवल 100 लोगों का ही एंट्री होगा। मतलब आप सभी का जो भी डाउट्स रहेंगे मैं आसानी से लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकता हूँ। यदि एक बैच में 1000-2000 लोग रहते हैं तो सभी का जो कमेंट्स आता है उसको देखना समझना बहुत दिक्कत होती है। दोस्तों, जो क्लास का टाइम होगा 7 PM से 8 PM पहला क्लास होगा। दूसरा क्लास 9:30 बजे से 10:30 बजे रात डेली होगा, 2 घंटे का। यहाँ पर आपका सारे डाउट्स क्लियर होंगे। जो भी आपको कोई भी डाउट रह गया, वो नोट्स का PDF भी आपको मिलेगा। दोस्तों, इन सब्जेक्ट्स के लिए आपको बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी, पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, नोट्स भी मिलेगा। दोस्तों, यूँ तो ये बहुत बड़ी तैयारी आपकी हो रही है। इसकी फ़ी बहुत अधिक होनी चाहिए, लेकिन हम जान रहे हैं कि सभी अभी बेरोजगार हैं, उतनी पैसे एफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए इस कोर्स का फ़ी मैंने केवल और केवल 400 रुपये रखा है। केवल और केवल 400। आपको प्रत्येक दिन 2 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, 2 घंटे की लाइव क्लास, जहां पर आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। दोस्तों, इस लाइव क्लास में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लिखेंगे लाइव क्लास बैच, लाइव क्लास बैच। हम आपको लाइव क्लास बैच के सारे डिटेल्स, कैसे आप पेमेंट करेंगे वह मैं डिटेल भेज दूंगा, वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आपका जो मैथ का क्लास होगा ये दोस्तों केवल आपका CTET के लिए नहीं। क्या दोस्तों सभी क्लास या सभी कंपटीशन का जो मैथ का क्लास होता है वो अलग अलग होता है क्या? एक जैसा ही रहता है। आप यदि एक CTET का क्लास कर रहे होते हैं मैथ का, तो आपका अनेक जो भी कंपटीशन आपका स्टेट लेवल का होगा, कोई भी स्टेट से आप टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वह आपका क्लियर हो जाएगा। आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब तक नहीं सीखेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। आप सभी को सिखाकर ही आगे बढ़ेंगे। पर्सनल डाउट्स, यदि और कुछ भी डाउट्स रह गया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो क्वेश्चन रहेगा उसको भेजेंगे। वहाँ पर मैं आपका पर्सनल छोटा वीडियो, एक क्वेश्चन का छोटा वीडियो बना करके मैं आपको दूंगा। तो इस तरह से मैं इसका तैयारी करने शुरू कर रहा हूँ। चूँकि दोस्तों मेरा क्या कहते हैं, यूट्यूब पर मेरा अभी नया है, इसलिए धीरे धीरे मैं डेवलपमेंट कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ और आपको भी सिखा रहा हूँ। इसके पहले वाले दो बैच चल रहा है, उसमें ऑनलाइन क्लास मैं उतने अच्छा से नहीं दे पा रहा था। अब ऑनलाइन क्लास शुरू किया हूँ, लेकिन इन लोगों के लिए भी मेरा दो बैच पहले का है, इस बैच के भी स्टूडेंट्स को भी मैं ऑनलाइन क्लास जो बाकी का टाइम बच रहा है, आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड करूँगा। उन लोगों की भी तैयारी 100% करवाऊँगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अब भी 400 रुपये होगा।
और यहाँ पर आपको 2 घंटे की लाइव क्लास होगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आप यदि अपना बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो आप यानी गणित को जीरो से लेकर हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। 8वां प्रश्न देखिए, शिक्षार्थियों यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तित्व विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? व्यक्तिगत विभिन्नता। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब अलग अलग विभिन्नता वाले अलग अलग तरह के बच्चे। किसी की भाषा अलग है तो किसी का शारीरिक विकास अलग है। कोई बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, यानी इनमें शरीर में कुछ कमजोरियां हैं, चाहे वो उन्हें सुनने से कमजोरी हो, देखने से कमजोरी हो, या चलने फिरने में प्रॉब्लम हो, या कोई धर्म से अलग, यानी अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नता, अलग अलग तरह के बच्चे। क्या विद्यालय में आपके यहाँ 500 बच्चे हैं तो सभी एक तरह के होते हैं? अलग अलग तरह के होते हैं बच्चों, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता हुआ। अब व्यक्तिगत विभिन्नता में अच्छे तरह से पढ़ाने के लिए शिक्षिका को क्या चाहिए? क्या वह करें कि बच्चे सरलतापूर्वक अच्छे ढंग से पढ़ सकें? क्या करेंगे? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करेंगे। ये कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करेंगे। आदि करने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराएंगे या विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे। दोस्तों ये अलग अलग तरह के हैं तो आपको अलग अलग तरह के परिस्थिति उपलब्ध कराना पड़ेगा, यानी विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे। मान लीजिए कोई बच्चा जो देखने यानी जिसको देखने में थोड़ा सा कमजोरी महसूस होती है और ठीक ढंग से नहीं देख पाता है, आप उसके लिए अलग व्यवस्था कर सकते हैं, यानी उसके लिए आप क्लास के आगे बैठा सकते हैं। कोई सुनने में कमज़ोर है, कोई उच्च आवाज़ को सुनता है, उसको भी। किसी को चलने फिरने में दिक्कत है, उसके लिए कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। यानी विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराएंगे। जब विविध प्रकार के अधिगम परिस्थिति उपलब्ध कराएंगे तो विभिन्नता वाले बच्चे आसानी से सरल तरीके से समझ सकेंगे, पढ़ सकेंगे। 9वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? यहाँ कहता सिद्धांत नहीं है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक प्रश्न इसके पहले हम लोग देखे थे, बाल विकास का एक सिद्धांत है, वो मैंने पढ़ाया था आपको इसी वीडियो में, इसी लेक्चर में। लेकिन यहाँ पर जो है बाल विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। सभी विकास का क्रम का पालन करते हैं। दोस्तों इसका आंसर सी होगा। सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं एक जैसा, अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं, अलग अलग तरीके से। तो ये राइट आंसर होगा। 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न देख लीजिए। कहता है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? बच्चे तब सीखते हैं जब उनके लिए आकर्षक पुरस्कार निर्धारित किए जाएं। यदि हम बच्चों को बार बार पुरस्कार देंगे, पुरस्कार देने की घोषणा करेंगे तो बच्चे आकर्षक रूप से सीखेंगे, अधिक सीखेंगे। बच्चों के चिंतन को तब समझा जा सकता है जब प्रयोगशाला में पशुओं का प्रयोग किया जाए। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं, उन्हें दंड देकर नियंत्रित किया जाना चाहिए। बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। ये राइट आंसर है दोस्तों। वाइगोत्स्की ने बताया था कि बच्चे अपने हम उम्र मानी अपने उम्र के बच्चों के साथ, जैसे 8 साल का कोई बच्चा है तो 8, 9 साल, 7 साल के इस तरह के बच्चों के साथ वह दोस्ती करता है, इसके साथ अंतःक्रिया करता है और इससे सीखता है। वयस्कों के साथ भी अंतःक्रिया करके सीखता है। जो इनके उम्र से अधिक बड़े हैं उनके साथ भी अंतःक्रिया करके सीखता है। यानी ये सामाजिक यानी समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, वाइगोत्स्की ने बताया है। तो इसका ये राइट आंसर होगा दोस्तों।
दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।